बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम वर्ल्ड फेमस राइटर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित स्टोरी बूढ़ी काकी पढ़ेंगे और समझेंगे। Munshi Premchand needs no introduction. He was one of the most prolific writers of modern Hindi literature. वे कहानी के पितामह के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रस्तुत कहानी एक बहुत सिंपल मगर दिल को छू जाने वाली कहानी है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने ये दर्शाया है कि कैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों से बदसलूकी करते हैं, उन्हें टाइम नहीं देते, इग्नोर करते हैं और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेखक प्रोटैगनिस्ट बूढ़ी काकी का एग्जाम्पल लेते हुए वृद्धों की साइकोलॉजी को भी स्टडी करते हैं। कथा हमारा मनोरंजन करते हुए हमें बहुत जरूरी सीख देती है, सोचने पर, कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर कर देती है। आओ कहानी पढ़ते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। बहुधा, मोस्टली, जिह्वा, जीभ, टंग, पुनरागमन, री एंट्री, कमिंग अगेन, चेष्टा, इच्छा, डिजायर, कष्ट, तकलीफ, आकर्षित, अट्रैक्टेड, अतिरिक्त, इलावा, बिसाइड्स, जवाब दे देना, बंद हो जाना, इंद्रियां, ऑर्गन्स, प्रतिकूल, विरुद्ध, अगेंस्ट, परिमाण, क्वांटिटी, अथवा, बिसाइड्स, इलावा, गला फाड़ फाड़ कर रोना, बहुत जोर जोर से रोना। लेखक कहते हैं कि ओल्ड एज इज लाइक अ सेकेंड चाइल्डहुड। जिस तरह छोटे बच्चे की हम पूरी देखभाल करते हैं, खिलाने पिलाने, सुलाने और नहलाने तक, क्योंकि वो बिल्कुल हेल्पलेस होता है, खुद कुछ नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही वृद्धों की भी हमें पूरी देखभाल करनी पड़ती है। बच्चों और वृद्धों में हठ यानी जिद भी एक जैसी ही होती है। अपनी बात को रोककर, नाराज होकर वे मनवा ही लेते हैं। बूढ़ी काकी की उम्र हो चली थी। जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं थी सिवा भोजन की। उनका मन खाने पीने में ही लगता था। यदि उन्हें अपनी तकलीफें और अपने दुख जाहिर करने होते तो वे जोर जोर से रोती थीं। उम्र के साथ साथ उनके सभी बॉडी ऑर्गन्स भी बूढ़े हो गए थे। सभी ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। बस एक जीभ थी जिसका लालच बाकी था, इसलिए वो स्वादिष्ट भोजन की शौकीन थी। घर वाले उन्हें घर में पड़े बेकार फर्नीचर से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। बेचारी यहाँ वहां जमीन पर पड़ी रहती। अगर कोई बात उनकी इच्छा के विरुद्ध होती, जैसे खाना समय पर नहीं मिलता या फिर थाली में खाने की क्वांटिटी इनफ नहीं होती, तो वे दहाड़े मार मार कर, शोर मचाकर रोती थीं। आगे बढ़ें। उनके पतिदेव को स्वर्ग से धारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी।
दिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनकी कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहट। स्वर्ग सिधारना, टू डाई, कालांतर, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, तरुण, जवान, चल बसना, टू डाई, संपत्ति, प्रॉपर्टी, सब स्पार्क दिखाना, झूठी आशा दिलाना, वार्षिक आय, एनुअल पे, तथापि, फिर भी, अर्धांगिनी, वाइफ, निर्णय, डिसीजन, सहज, इजी, स्वभाव, नेचर, सज्जन, जेंटलमैन, कोश, वेल्थ, तीव्र, तेज, अतएव, इसलिए, खलना, बुरा लगना, भलमनसाहत, शराफत। काकी के पति का निधन काफी अरसे पहले हो गया था। उनके पुत्र जवानी में ही मर गए थे। अपने परिवार की केवल वो अकेली मेंबर ही जीवित थी। रिश्तेदारों के नाम पर ले देकर एक भतीजा ही था। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। उस समय तो भतीजे ने खूब प्रॉमिसेस किए, कस्में खाएं कि वो उनकी देखभाल अच्छे से करेगा, उनकी सेवा करेगा, मगर वे सभी प्रॉमिसेस हॉलो, एम्प्टी प्रॉमिसेस थे। जैसे ट्रैवल एजेंट्स हमें ब्यूटीफुल हॉलिडे डेस्टिनेशंस, शानदार होटल्स और यमी फूड के सपने दिखाकर ट्रैवल पैकेजेस बेचते हैं, वैसे ही भतीजे के सभी वादे भी झूठे थे। प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट आता था वो काफी अच्छा था। माने पैसे की कोई चिंता नहीं थी। फिर भी बेचारी बूढ़ी काकी को पेट भरकर भोजन भी नहीं मिल पाता था। उनका सारा पैसा उन पर खर्च नहीं किया जाता। भतीजा बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा सारा पैसा अपनी जेब में डाल लेते थे। पाप तो दोनों मियां बीवी के हाथों से हो ही रहा था, पर उन दोनों में ज्यादा अपराधी कौन है ये कहना तो मुश्किल था। बुद्धिराम कंजूस और लालची था। यूं तो वो हर किसी से अच्छे से पेश आता था, मीठा बोलता था, पर जब खर्च की बात आती तो वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेता। इसके विपरीत उसकी पत्नी बेशक जुबान से तीखी थी, कड़वा बोलती थी, ऊंची आवाज में बात करती थी, मगर अपने पति के जैसे हिपोक्रेट तो नहीं थी। यही कारण था कि काकी को अपनी बहू का तीव्र बर्ताव इतना बुरा नहीं लगता जितना अपने ढोंगी भतीजे का। आगे बढ़े। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। अत्याचार, टॉर्चर, खेद, दुख,
भला मानुष जेंटलमैन बाबू, विद्वेष हेट्रेड एनिमोसिटी, क्रोधातुर क्रोध प्लस आतुर, गुस्से से बेचैन होना, भय डर, कृपाण तलवार, कदाचित शायद। बुद्धिराम अपनी काकी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था। इस बात को वो भी भली भांति जानता था और इस बात का थोड़ा सा दुख तो उसे था। वो ये सोचता कि आज मैं जो रईस बना घूम रहा हूं, जेंटलमैन बाबू बना हुआ हूं, समाज में मेरा रुतबा है, मेरी इज्जत है, तो इसका श्रेय सिर्फ उस पैसे को जाता है जो मुझे काकी से मिल रहे हैं। फिर भी सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसने काकी पर हो रहे अत्याचार को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। बुद्धिराम के लड़के जवान थे। जवान लड़कों को यूं ही बूढ़े लोगों से परेशानी होती है। उनके साथ वे बिल्कुल पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ पेश नहीं आते। और यहाँ तो उनके माता पिता भी काकी को इल ट्रीट करते थे, तो उन्होंने काकी के साथ हर किस्म का इनह्यूमन ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। कोई उनको पिंच करके भाग जाता, कोई उन पर कुल्ला करके पानी फेंक देता। बेचारी बूढ़ी काकी चीखें मारती, जोर जोर से रोती। वो और कर भी क्या सकती थी। कभी अगर वो गुस्से से फ्रस्ट्रेट होकर बच्चों को कुछ कहना चाहती तो रूपा वहां आ पहुंचती। रूपा के डर से काकी अपनी फीलिंग्स को, अपने गुस्से को पी जाती। अपनी जीभ रूपी तलवार का प्रयोग चाह कर भी नहीं करती। आगे बढ़ें। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। संपूर्ण पूरा, अनुराग प्रेम, मिठाई चबैना स्वीट्स एंड स्नैक्स, रक्षागार हाइड आउट। उस बड़े मकान में एक बड़ा परिवार बसा हुआ था, मगर उस बड़े परिवार में एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जो काकी से प्यार करता हो, उनकी इज्जत करता हो, सिवाय एक लाडली के। लाडली रूपा और बुद्धिराम की छोटी लड़की थी। लड़कियां तो वैसे ही सभी से स्नेह करती हैं, आदर भाव रखती हैं। लाडली भी बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी, उनका ख्याल रखती थी, उनके साथ समय बिताती थी। अपने बड़े भाइयों से वो बहुत डरती थी, इसलिए उनसे नजर बचाकर वो अपने स्नैक्स एक प्लेट में डालकर काकी के पास बैठकर खाती थी। काकी की कोठरी उसका सेफ स्पॉट था, जहां वो कॉन्फिडेंट और सिक्योर महसूस करती थी। आगे बढ़ें। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। द्वार, दरवाजा विस्मयपूर्ण, फुल ऑफ सरप्राइज एंड अमेजमेंट, रसास्वादन, रस चखना
to enjoy. विश्राम, rest. उदासीन, indifferent, not interested. मंडली, group. सम्मिलित, शामिल होना. प्रतिष्ठा, status. तिलक, शादी का शगुन. उत्सव, त्योहार, celebration. प्रबंध, arrangement. व्यस्त, busy. भट्टी, furnace. शुद्धावर्धक, भूख को बढ़ाने वाला, appetizing. रात का समय था. बुद्धिराम के घर में फुल ऑन सेलिब्रेशंस चल रही थीं. उसके बड़े लड़के का शगुन आया था. घर में शहनाइयां बज रही थीं और घर की लेडीज गाने बजाने नाचने में मस्त थीं. गांव की शादी थी तो जाहिर है आसपास के गली मोहल्ले के बच्चे घर के दरवाजे पर खड़े अंदर चल रहे जलसे को फुली अमेज्ड आंखों से देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. घर के आंगन में 4 पाइयां लगा दी गई थीं और मेहमान उन पर लेटकर आराम कर रहे थे. मेहमानों में कुछ एजुकेटेड मॉडर्न यंग मैन भी थे जो ये ओल्ड फैशन रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस में बिलीव नहीं करते थे. उन्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वे इनडिफरेंट एटीट्यूड के साथ कोने में बैठे हुए थे. उन्हें ये गांव के अनपढ़ गवार लोगों के बीच बैठकर उनकी फेस्टिविटीज का हिस्सा बनना अपनी इज्जत और रुतबे से नीचा लगता था. रूपा मेहमानों के स्वागत सत्कार में बिजी थी. शादी के लिए हलवाई का अरेंजमेंट किया गया था. तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे थे. पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, आलू की मसालेदार सब्जी, मिठाइयाँ आदि. पूरे घर में यहाँ तक कि बाहर गली तक पकवानों का ऐसा डिलिशियस अरोमा फैला हुआ था कि सबके मुंह में पानी आ रहा था. आगे पढ़ें. बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी. ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी. आह, कैसी सुगंध है. अब मुझे कौन पूछता है. जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियां मिलें. यह विचार कर उन्हें रोना आया. कलेजे में हुक सी उठने लगी. परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया. फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है. इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल से रखती हुई बड़ी मुश्किल में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी. शोकमय, फुल ऑफ सैडनेस, भांति, तरह, मिश्रित, मिक्स्ड, सुगंध, फ्रेग्रेंस, लाले पड़ना, किसी वस्तु की कमी होना और नॉट गेटिंग इनफ ऑफ समथिंग. कलेजे में हुक सी उठना, टू फील पेन इन द हार्ट. मौन धारण करना, टू बिकम एब्सोल्युटली क्वाइट, नॉट स्पीक एट ऑल. निर्णय करना, टू डिसाइड. चौखट, फ्रेम ऑफ द डोर और थ्रेशोल्ड. घर में मिष्ठान पकवान बन रहे थे. गाना बजाना चल रहा था. मेहमान आए हुए थे. चहल पहल थी. खुशी का माहौल था. पर बूढ़ी काकी चुपचाप दुखी मन के साथ अपनी कोठरी में पड़ी हुई थी. किसी ने भी उन्हें उत्सव में शामिल होने के लिए बाहर नहीं बुलाया. और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने यमी स्नैक्स बनाए जा रहे थे जिनकी खुशबू उनके होश उड़ा रही थी, उन्हें बेचैन कर रही थी और उन्हें खाने के लिए कोई पूछ नहीं रहा था. वो उस डिलिशियस अरोमा को सूंघकर मन में विचार कर रही थी कि घर में पूड़ियां कचौड़ियां बन रही हैं, पर ये सब मेरे नसीब में कहाँ. मुझे कौन देगा. मुझे तो सूखी रोटियां भी भरपेट नहीं मिलती हैं, तो पकवान कौन परोसेगा. बेचारी बूढ़ी काकी को
अपनी बुरी किस्मत और पिटिफुल कंडीशन पर रोना आ गया। वो शायद जोर जोर से रोती, शोर भी मचाती, पर रूपा के गुस्से से वो डरती थी, इसलिए बिना कुछ बोले, बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी कोठरी में बैठी रही। लेखक एक एग्जाम्पल के माध्यम से काकी की मेंटल कंडीशन पर टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं कि फ्लावर्स का बुके जो शायद हमें बर्थडेज या एनिवर्सरीज पर मिलता है, हमें खूब खुशबू देता है, मन को खुश कर देता है, मगर वही फ्लावर्स को जब हम किसी गार्डन में खिला हुआ देखते हैं तो उनकी फ्रेग्रेंस और उनकी ब्यूटी कुछ अलग ही होती है। काकी भी कोठरी में बैठे बैठे पकवानों की अरोमा को एंजॉय नहीं करना चाहती थी। She wanted to savor the aroma from where it originated. वो कढ़ाई के पास जाकर उस सुगंध का आनंद भरपूर तरीके से उठाना चाहती थी। बस फिर क्या था, हाथों के सहारे धीरे धीरे क्रॉल करते करते वो कढ़ाई के पास मेहनत करके पहुंच ही गई जहां पर पकवान बन रहे थे। यहां पूरा होता है बूढ़ी काकी का पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर मैं जल्दी ही आऊंगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।